नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, CGPSC मेंस पेपर 7 पार्ट 1 के इस रिवीजन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें सिलेबस के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक है भारतीय समाज। समाज तो आप सोशियोलॉजी में पढ़े ही हो कि समाज व्यक्तियों का संगठित समूह है, हम की भावना होती है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जहाँ समान संस्कृति होती है, परंपरा होती है, मूल्य होते हैं और इससे व्यक्ति का विकास होता है। मतलब समाज से पृथक व्यक्ति या तो भगवान है या तो पशु है, ऐसा अरस्तु बोलता है। अब भारतीय समाज क्या है? तो भारतीय समाज की मूलभूत अगर आप व्यवस्था देखोगे तो एक तो हम सुनते हैं कि विविधता में एकता होती है, या खुद से भी लिख सकते हो कि हमारे यहाँ समाज ऐसा है जहाँ विविधता है, धर्म अलग अलग हैं, भाषा अलग अलग हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग भाषाएँ हैं, बोलियाँ हैं, लेकिन विविधता के बाद भी हमारे समाज में एकता है। मतलब संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय प्रतीक सब हैं। फिर हमारा जो समाज है वो बहुधार्मिक समाज है, अलग अलग धर्म है हमारे यहाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। हमारा जो समाज है वहाँ जाति व्यवस्था है। तो जो आप देखते हो ना समाज में, वो सब लिख सकते हो। हमारे समाज में परिवार संस्था है, मतलब परिवार का जो महत्व है भारत के समाज में ज़्यादा है। पहले संयुक्त परिवार ज़्यादा था, अब एकल परिवार ज़्यादा है। हमारा जो समाज है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रधान वाला समाज है, नगरीय समाज नहीं है, ग्रामीण ज़्यादा है। हमारा समाज सहिष्णुता वाला समाज है, हमारा समाज लोकतांत्रिक समाज है, हमारे यहाँ सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जो हमारे समाज में तीन स्तंभ, जैसे आप देखोगे जाति व्यवस्था है, संयुक्त परिवार है, ग्राम समुदाय है, विविधता में एकता है, सहिष्णुता है, पितृसत्तात्मक समाज है, निरंतरता और परिवर्तन भी है। वेदों, उपनिषदों, सिंधु घाटी सभ्यता सब चलते आ रही है। अब सामाजिक बदलाव की आधुनिक प्रवृत्तियां अगर आप देखोगे तो जो ग्रामीण समाज था उससे अब क्या हो रहा है, शहरी समाज हो रहा है। जो पहले एक संयुक्त परिवार था वहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, एकल परिवार में जा रहे हैं। पहले कृषि था, अब हम उद्योग में जा रहे हैं। पहले बंद जाति व्यवस्था थी, अब हम वर्ग व्यवस्था में जा रहे हैं, क्लास सिस्टम में जा रहे हैं। एक संस्कृतिकरण की अवधारणा है, ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है। MN श्रीनिवासन के अनुसार निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के रीति रिवाज व जीवन शैली को अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊपर उठाने की प्रक्रिया संस्कृतिकरण है। वो अध्ययन किया और बोले कि जो समाज में माना जाता है कि ये निम्न जाति के लोग हैं और किसी को माना जाता है उच्च जाति के लोग हैं। जैसे मान लो उच्च जाति के लोग यज्ञोपवीत पहनते, जनेऊ पहनते हैं, तो उस रीति रिवाज को निम्न जाति के लोग भी अपनाते हैं और इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं। एक जाति का राजनीतिकरण है। रजनी कोठारी का कॉन्सेप्ट है कि आधुनिक लोकतंत्र में जाति केवल स्तरीकरण का साधन नहीं है, बल्कि अब ना राजनीतिक लामबंदी, वोट बैंक। अब आप देखोगे कि ये नेता है, ये इस जाति का है तो उसको वोट देंगे तो उसी को बोलते हैं जाति का राजनीतिकरण। अगर हम चुनौतियां देखें तो एक तो संकीर्णता है, सांप्रदायिकता एक चुनौती है, लैंगिक असमानता एक चुनौती है, विस्थापन एक चुनौती है। आपका बच्चों के साथ, मतलब समाज में क्या क्या स्टेक होल्डर हैं, एक महिलाएं हैं तो उनके साथ चुनौतियां हैं, बच्चे हैं उनके साथ चुनौतियां हैं, आपका क्या बोलेंगे, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं तो वो एक चुनौती है, दहेज प्रथा महिलाओं के साथ है, फिर गरीबी तो रहेगी ही, बेरोजगारी रहेगी ही, जातिवाद रहेगा ही। तो ये सब अलग अलग चुनौतियां हैं। अगली चीज़ है सामाजिक विधान। सामाजिक विधान मतलब होता है समाज, सोशल लेजिस्लेशन। समाज में जो कानून बनते हैं उनको हम बोलते हैं सामाजिक विधान। अब ये ChatGPT की परिभाषा है कि सामाजिक विधान क्या है, कानून क्यों बनाते हैं। पहली चीज़, समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए। दूसरा, क्यों बनाते हैं, जो कमज़ोर वर्ग है उनको सुरक्षा देने के लिए, कि भाई मान लो महिलाएं हैं कमज़ोर हैं, निम्न जाति के लोग कमज़ोर हैं, कोई दिव्यांग है वो कमज़ोर है, बच्चे हैं वो कमज़ोर हैं, बुजुर्ग हैं वो कमज़ोर हैं, तो उनको सुरक्षा देने के लिए। कुरीति मतलब सती प्रथा है, विधवा उनके साथ दिक्कत होती है, बच्चों के साथ दिक्कत होती है, उनको देखते हैं। और समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उनको सामाजिक विधान बोलते हैं। अब अलग अलग परिभाषा है, इतना आपको घुस के नहीं घुसना है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, एक तो सामाजिक न्याय करना, मतलब समाज में न्याय करना, जहाँ भी अन्याय है उसको ख़त्म करना। कमज़ोर वर्ग जो हैं उनको सुरक्षा देना, जैसे महिला और बच्चों के अधिकार को सुरक्षा देना।
जो समाज में कुरीति हैं उनको ख़त्म करना, समानता, न्याय, कल्याणकारी राज्य, इनको बढ़ावा देना सामाजिक विधान का उद्देश्य है। अब सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में कौन कौन से कानून आए, तो अलग अलग कानून आए। जैसे मान लो महिलाओं के लिए क्या क्या आया, जो आपको याद है ना लिख दो, इसमें ऐसा कोई लिखा तो है नहीं, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि भाई महिला कल्याण के लिए क्या क्या आया। जैसे सती प्रथा था, जैसे विधवा पुनर्विवाह के लिए आया, जैसे दहेज रोकने के लिए आया। ईयर याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो याद है वो लिख दो। घरेलू हिंसा संरक्षण आ गया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आ गया। आप एक्ट जो अभी पढ़ोगे ना वो लिख दो। जैसे जातिगत समानता के लिए क्या है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पढ़ोगे, SC ST एट्रोसिटी पढ़ोगे ही, तो आप वो दोनों लिख दो। उसके बाद और किससे, बच्चों से संबंधित क्या क्या आया, तो आपका एक RTI आ गया, एक पॉक्सो आ गया। तो फिर श्रमिक कल्याण से संबंधित क्या आ गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आ गया। मानवाधिकार से क्या आ गया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आ गया। स्वास्थ्य से क्या आ गया, तो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम आ गया। तो सामाजिक विधान मेन है समाज का सुधार, समाज में न्याय आए और कमज़ोर वर्गों को संरक्षण मिले, ये सामाजिक विधान है। अब हम पहला एक देखते हैं जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया। ये ईयर इसलिए याद रखना कि इस समय क्या था, मिली जुली सरकार थी, मतलब किसी एक पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं था। इस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो इसीलिए जब आप समिति देखोगे ना कि मानवाधिकार आयोग को चुनेगा कौन, तो उसमें सब लोग मिलेंगे, हर पार्टी के अलग अलग लोग थे, बोले हमको भी ले लो, हमको भी ले लो। तो जो इससे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम से बना NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसको बोला जाता है कि मानव अधिकारों का प्रहरी है। डेट याद रहे ना रहे, 93 याद रखना कि इसके तहत ये बना। और जो भी बना जनरली कानूनी है, कानून से बना तो कानूनी है, संविधान में लिखा गया तो संवैधानिक है। और जनरली जो भी एक्ट बनते हैं ना भारत में, वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी रहता है। जैसे पेरिस सिद्धांत आए थे 93 में, और उस सिद्धांत में ये कहा गया था कि हर देश अपने अपने देशों में, दुनिया के हर देश मानवाधिकार अधिनियम लेके आए। तो इसीलिए भारत ने भी एक मानवाधिकार अधिनियम लेके आया, भारत भी लाया, और पूरे भारत पे इसका क्षेत्राधिकार है। मानवाधिकार की परिभाषा ना उसी में लिखी है। तो धारा 2 आपको वैसे भी पता है, कुछ ना पता रहे कि इसकी परिभाषा क्या है, तो पहले लाइन तो यही लिखना है कि इसकी परिभाषा धारा 2 में है, उसके बाद आगे बढ़ना। तो देखो पिछले बार शायद आया भी था, तो सीधा सीधा लिखा है। अब आप इधर उधर लिखोगे तो नहीं बनेगा। व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े वे अधिकार, मतलब व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े वे अधिकार जो संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं, मतलब जो संविधान में है, अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में है या अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है, वो मानवाधिकार है। मतलब किससे जुड़े, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े अधिकार हैं, जो या तो संविधान देगा या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध देंगे या तो अदालत देगी। अब आयोग में कौन कौन होगा, तो एक तो अध्यक्ष होगा, ये आपको पता है, और अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा या सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। पहले चीफ जस्टिस की बात थी, फिर लगा कि यार नहीं मिले तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश। फिर पहला सदस्य क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड हो या काम करते हो। फिर दूसरे सदस्य उच्च न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त होंगे। फिर 3 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें मानव अधिकार का व्यवहारिक अनुभव या ज्ञान हो, और इन 3 में कम से कम 1 महिला का होना जरूरी है। अब पदेन सदस्य भी होंगे। तो जो 7 राष्ट्रीय आयोग है ना, उनके जो अध्यक्ष हैं वो पदेन सदस्य होंगे। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पिछड़ा वर्ग, बाल अधिकार और दिव्यांग व्यक्ति। तो ये आपसे कभी पूछ सकता है कि 2019 में कौन सा जोड़ा गया। तो ये 3 आखिरी के जो है ना, OBC, बाल अधिकार और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो मुख्य आयुक्त है, ये तीनों पहले नहीं थे, ऊपर के 4 ही थे। ये 3 जोड़ के अब 7 पदेन सदस्य हो गए हैं। अब अगर नियुक्ति की बात करें, मैं वही बोल रहा था ना कि 93 में आए, इसलिए 6 सदस्य ने, तो जनरली 3 मिलती है, यहाँ 6 सदस्य रहेगी, जिसकी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। तो ये 5 + 1 प्रधानमंत्री 6।
सर्वोच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के कार्यरत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति केवल भारत या मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही हो सकती है। अब कोई न्यायाधीश अगर आपको लेना है तो मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लगेगा। पहले अवधि न इसकी 5 साल थी, इसको 3 कर दिए, 3 साल या 70 साल, जो भी पहले हो वो उनकी अवधि है, मतलब उतने समय तक रहेंगे। दोबारा नियुक्ति हो सकती है। और सेवानिवृत्ति के बाद अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अगले रोजगार के लिए अपात्र होते हैं, कि भाई फिर तुम किसी में रोजगार नहीं कर सकते, ये वाली बात है। फिर कुछ चीज़ें कॉमन है, हटा कैसे जा सकते हैं, तो राष्ट्रपति कोई सिद्ध कदाचार या क्षमता उसके आधार पे हटा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का मन आया तो हटा दिए, सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा। इसके अलावा दिवालिया होंगे, कार्यकाल के दौरान कहीं और से रोज वेतन लेंगे, शारीरिक मानसिक अक्षमता होगी, विकृत चित्त होंगे, नैतिक अधमता वाले किसी अपराध में दोषी होंगे तो वो हो सकता है। अब ये आपसे जनरली पूछेगा आयोग के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, तो अगर ये याद रहे ना तो और अच्छा है। धारा 12 के तहत कार्य क्या क्या हैं? पहला कार्य जांच, इंक्वायरी, मानवाधिकार के उल्लंघन या किसी लोक सेवक द्वारा इसके निवारण में बरती गई लापरवाही का स्वतः संज्ञान या किसी याचिका पे जांच करना। इसका मतलब है कि कहीं भी अगर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है या कोई सरकारी कर्मचारी है जो मानवाधिकार को नहीं दे रहा है, नुकसान कर रहा है या सही चीज़ से नहीं कर रहा है, तो या तो इनके पास एप्लीकेशन आएगा, याचिका आएगी कि भैया हमारे साथ ये गलत हो रहा है, या तो ये खुद संज्ञान ले लेंगे। तो पहला काम इनका जांच है, इंक्वायरी है। दूसरा काम है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप मतलब न्यायालय की अनुमति से मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित अदालती कार्यवाही में भाग लेना, कि कोई भी कार्यवाही है जो न्यायालय में चल रही मानवाधिकार से संबंधित, तो ये भी वहाँ पे भाग ले सकते हैं। तीसरा जो काम है, देखो मानवाधिकार का सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है जेलों में, कि वहाँ अधिकार ही नहीं है, कैदियों की स्थिति बहुत ख़राब है, तो उनके जीवन और रहने की स्थिति का अध्ययन करने के लिए दौरा करते हैं और सिफारिश देते हैं कि भाई ये सब कर सकते हो। अगला है समीक्षात्मक कार्य करना। समीक्षात्मक कार्य मतलब क्या होता है? मानवाधिकारों के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, मतलब मानवाधिकारों से संबंधित जो भी सुरक्षा उपाय हैं उनकी समीक्षा करना, कि भाई सरकार कोई कदम उठा रही, बाकी चीज़ें हैं तो उसकी समीक्षा करना, और आतंकवाद सहित मानवाधिकार में बाधा डालने वाले कारकों का विश्लेषण करना, मतलब इन रिसर्च टाइप का काम है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व शोध। तो समीक्षा मतलब है कि जैसे मान लो कोई कानून है सरकार का, या सरकार आतंकवाद के खिलाफ कोई कानून बनाई, तो उसको देखेंगे कि ये सही है कि गलत है, ऐसा तो नहीं कि जो दोषी नहीं है वो फंस जाएं। और कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि, जैसे अपन शुरू में ही देखे ना पेरिस एग्रीमेंट था, तो उनका अध्ययन करेंगे और वो देखेंगे कि यार इसको भारत में लागू कैसे कर सकते हैं, और इस क्षेत्र में अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देना। अगला काम है एनजीओ को प्रोत्साहन देना, कि जो मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संगठन है उनको समर्थन करना। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई ये सीधा सीधा एक्ट से है, तो आप सीधा सीधा धारा 12 के कार्य आप भी पढ़े ऐसे ही होगे, इसी फॉर्म में लिख देना कि पहला जांच, दूसरा न्यायालय में हस्तक्षेप, जेलों का निरीक्षण, समीक्षात्मक कार्य, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और शोध, एनजीओ को प्रोत्साहन। अगला जो धारा 13 में कार्य है वो इनका दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ हैं। ये कई आयोगों को मिलती हैं, जिनमें क्या होता है कि इनके पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं। क्या क्या शक्तियाँ हैं? किसी से कैसे भी संबंध में पूछा कि सिविल कोर्ट की शक्तियाँ हैं वो क्या क्या हैं, तो आप बताओगे। पहला है कि गवाहों को समन जारी करना। भाई पहला है कि कोई भी उनके गवाह हैं उनको समन जारी करेंगे कि तुम उपस्थित हो। दूसरा, कोई भी दस्तावेज है, गुप्त दस्तावेज, उसको पहले खोजना और उसको प्रस्तुत कराना। तीसरा, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना। अब कोई साक्ष्य है तो आप देखते होगे ना, नोटरी कराते हैं, एफिडेविट कराते हैं, तो वो करना। और किसी भी अदालत या कार्यालय से पब्लिक रिकॉर्ड की मांग करना। तो ये सिविल न्यायालय की शक्तियाँ हैं, ये सब कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, पहला जो गवाह हैं उनको समन जारी कर सकते हैं, गुप्त दस्तावेज को खोज सकते हैं, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, और अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग कर सकते हैं। अगला है जांच के बाद क्या क्या, जांच तंत्र क्या है। तो आयोग के पास ना एक स्वतंत्र जांच विंग होती है, जिसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक और एक महासचिव रैंक के व्यक्ति करते हैं। मतलब इनके पास एक, क्योंकि भैया मानवाधिकार आयोग को कोई दिक्कत है, कुछ करना है, तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं है उसके पास, तो उनके पास एक जांच विंग है।
वो केंद्र या राज्य सरकार की सहमति से उसकी किसी भी जांच एजेंसी की सेवाएं भी ले सकता है। मान लो सीबीआई की ज़रूरत है और कुछ है, तो पूछ के कि यार सीबीआई चाहिए, वो ले सकते हैं। और आयोग के समक्ष दिए गए बयानों का उपयोग उस व्यक्ति के खिलाफ किसी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही में नहीं किया जा सकता। मतलब कोई आयोग के सामने बयान दिया, कुछ बता दिया, अब उसी के हिसाब से उसको दिक्कत करें, ऐसा नहीं होगा। अगला, आयोग जांच किया, उसके बाद क्या क्या वो कर सकता है, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। धारा 18 में मान लो कहीं पे उसको लगा कि भाई ये मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो पहला तो पीड़ित या उसके परिवार को हर्जाना दे सकता है। ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि उसको लगा कि यार इतना मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, इसको 2 लाख रुपए दो। दूसरा, उसको लगा कि यार ज़्यादा नुकसान किए इन लोग, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, वो मानवाधिकार के मामले में गलत काम किया है, मानवाधिकारों को देने से वो किया है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश भी कर सकते हैं कि ये गलत काम किया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। तीसरा, जांच के किसी भी चरण में तत्काल अंतरिम राहत देने की सिफारिश भी कर सकते हैं कि जांच कर रहे हैं, उनको लगा कि भाई यहाँ पे ये ठीक है, ये यहाँ पे ये गलत है, तो वो अंतरिम राहत भी दे सकते हैं। आवश्यक निर्देशों या रिट के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का रुख करना, मतलब वो सीधे मानवाधिकार, आपको भी पता है कि मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, तो सीधे रिट से आप सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जा सकते हो। और सरकार को 1 महीने के भीतर आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भेजनी होती है। ये भी एक बड़ी चीज़ है ना, कि सिफारिश किए कि भाई इसके खिलाफ कार्यवाही करो, ये अधिकारी गलत काम किया, सरकार नहीं करेगी तो क्या कर लेंगे। तो इसीलिए है कि 1 माह के अंदर सरकार को रिपोर्ट भेजना है कि हम ये किए। ये भी सीधा सवाल आ सकता है, मानवाधिकार न्यायालय क्या है, ये पहली चीज़ लिखना कि धारा 30 में है। जिसकी याद रहे उसकी लिखना, नहीं याद तो मत लिखना। तो मानवाधिकार का मान लो उल्लंघन हो रहा है, तो उसका अगर एक है कि आप नॉर्मल कोर्ट में चल दो, तो तारीख पे तारीख होगा। जल्दी करने के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, अब सीधा सीधा लाइन पढ़ना कि पहला कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अब कोई भी कोर्ट बनाना है तो वहाँ का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उनकी सहमति लेंगे और प्रत्येक ज़िले में एक सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है। एक जो सेशन कोर्ट है उसको बोल सकते हैं कि ये मानवाधिकार न्यायालय है, और इस न्यायालय के मामले के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है, मतलब सरकारी वकील जैसा, जिसे कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, वो इस न्यायालय के मामलों का संचालन करेगा। सॉरी, तो संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी। आयोग की सीमाएं क्या क्या हैं? पहली सीमा तो यही है कि सिफारिशी प्रवृत्ति है, मतलब वो सीधे दंड नहीं दे सकती ना, सिफारिश कर सकती है। अगला, सशस्त्र बल सीमा, मतलब सशस्त्र बल द्वारा अगर कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकते हैं, सिफारिश दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा 1 वर्ष का वो रख दिए टाइम बार कि वो ना 1 साल से पुराने केस में जांच नहीं कर सकते। 1 वर्ष के बाद अगर संज्ञान, मान लो आज की डेट में कोई मानवाधिकार उल्लंघन हुआ, 1 साल तक उसकी जांच हो सकती है, उसके बाद नहीं। और इसके अलावा संसाधनों की भी कमी भाई, की कर्मचारी नहीं है, कुछ भी चाहिए सरकार पे निर्भरता है। अब मानवाधिकार में अब फोकस क्षेत्र क्या है, ये अगर पूछ लिया 4 नंबर का, तो एक तो पर्यावरणीय अधिकार के बारे में चल रहा है, कमज़ोर वर्गों के बारे में, जैसे बुजुर्ग हो गए, मानव तस्करी, ये वो, और कार्यस्थल पे सुरक्षा, जेल सुधार, इन पे ज़्यादा है। शिकायत आपको भी करना है तो क्या कर सकते हैं, निःशुल्क है, वकील की ज़रूरत नहीं है, टोल फ्री नंबर है 14433, और 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में आप कर सकते हो। अगला जो अधिनियम है उसको बोलते हैं IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। पहली चीज़ है कि यार ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत ना परिस्थिति के हिसाब से पड़ी, पहले कुछ था नहीं ये सब। पहले जो कानून था वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून था, भारतीय दंड संहिता। अब मान लो आप कोई अपराध किया, तुम मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए, अब वो उस समय IPC में तो नहीं लिखा ना कोई डिजिटल फ्रॉड कर दिया तुम्हारे साथ, अब वो IPC में तो नहीं लिखा ना कि तुम डिजिटल फ्रॉड, तो उसमें उस समय तो था ही नहीं मोबाइल। तो नए समय के हिसाब से पहली चीज़, और दूसरी चीज़ की जो अंतर्राष्ट्रीय वो थे, जैसे ये यूनिट्रोल था, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, उसने एक कानून बनाया कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में कानून बनाया जाए। क्योंकि अब जैसे आप फ्लिपकार्ट से सामान मंगाए, कोई दिक्कत हो गई,
अब उस ज़माने में फ्लिपकार्ट नहीं था तो उसके बारे में कानून नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन है, तो उसी के लिए अब आप फ़ोन पे से पेमेंट किए, अब उस ज़माने में थोड़ी था। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो रहे हैं, डिजिटल लेन देन हो रहे हैं, जो संचार हो रहा है, उसको मान्यता देने के लिए ये ज़रूरत पड़ी। क्योंकि यदि पहले कोई डिजिटल फाइल की कॉपी बना लिया तो कोई स्पष्टता नहीं, कोई आया तुम्हारे कंप्यूटर में, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तुम्हारे घर में एक कंप्यूटर है, उसमें पूरा सिस्टम, या तुम्हारा लैपटॉप है, या तुम्हारा मोबाइल है, उसमें तुम्हारी पूरी फाइलें हैं। अब कोई आया, सभी को कॉपी किया और पेन ड्राइव में लेके चल दिया। अब तुम पुलिस के पास जाओगे कि चोरी हो गई, तो पुलिस बोलेगा तुम्हारी तो है ही है ना, वो केवल कॉपी किया है। चोरी तब होती जब तुम्हारी उठा के कोई ले जाए, तुम्हारे घर में सोना चांदी है, उठा के ले गया, चोरी है। तुम्हारी फाइल कॉपी की है लेकिन तुम्हारे सिस्टम में है, तो चोरी थोड़ी कहलाएगी। तो पुलिस मानती नहीं थी चोरी है। सोना चांदी, कोई चोर आया तुम्हारे घर में, सोना चांदी देखा, उसी के जैसा सोना चांदी बना के ले गया, तुम्हारा सोना चांदी घर में ही रखा है, चोरी थोड़ी होगी। तो इसीलिए जो डिजिटल फाइल की कॉपी बना लिए, स्पष्टता नहीं थी, इसलिए कानून आया। अब लागू हुआ 2000 में, और 2008 में फिर इसमें संशोधन हुआ। 2008 तक ना साइबर अपराध आ गए, यही सब। अब तो और ज़्यादा बढ़ गए, उस समय आ गए थे साइबर अपराध की, आतंकवाद आ गया था, साइबर तरीके से फैल रहा था, तो उसके लिए लाया गया। उद्देश्य अगर आपसे बोले तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, डिजिटल हस्ताक्षर है, उसको वैध बनाना। अभी जैसे किसी की सैलरी निकालना है या कुछ और कहीं करना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, तो डिजिटल सिग्नेचर रहता है, वो आप डालोगे, उससे वो ऑथेंटिकेट हो जाता है। पहले पूरा सिस्टम था, जाओ लिखो, तो पहली चीज़ वो। दूसरा, जो इंटरमीडियरीज़ की शक्तियों को विनियमित करना और उनके लिए गाइडलाइन तय करना। इंटरमीडियरी मतलब जैसे यूट्यूब है, अब यूट्यूब खुद कुछ वीडियो थोड़ी बनाता है। मैं जैसे मान लो एक यूट्यूबर हूँ, मैं अपना वीडियो अपलोड किया और दूसरे देख रहे हैं, अब मैं कुछ गलत चीज़ डाल दिया, तो फिर अब यूट्यूब क्या है, एक इंटरमीडियरी है जो बिचौलिया है, जो मेरे वीडियो को दूसरों को दिखा रहा है। तो यूट्यूब की क्या गलती है? तो इस कानून में बोला गया कि भाई ऐसे तो कोई गलती नहीं, लेकिन मान लो मैं कोई वीडियो डाला, सरकार बोली कि इस वीडियो को हटाओ और यूट्यूब उसके बाद भी नहीं हटाया, तो यूट्यूब की गलती है। तीसरा, नागरिकों की डाटा गोपनीयता और संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखना। और जो इलेक्ट्रॉनिक खाता, भाई इलेक्ट्रॉनिक बुक ऑफ अकाउंट है, पहले तो सब इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता था ना, बही खाते में होता था, तो जो इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है उसको कानूनी मान्यता देना, ये इसका वो था। अब अगर विस्तार आप देखोगे तो संपूर्ण भारत पे लागू होगा। पहले वो कश्मीर वाली चीज़ थी, अब वो कश्मीर हटी है, तो अब पूरे भारत में कर दो। इसमें तो फ़ायदा ये है ना कि सेक्शन 75 बोलता है कि भारत से बाहर बैठा कोई विदेशी नागरिक भारत में स्थित किसी कंप्यूटर या सर्वर को निशाना बनाता है तो उस पर भी प्रावधान लागू होंगे। कोई चीनी आदमी है और वो भारत में हैक कर रहा है कंप्यूटर, तो उसके ऊपर भी कानून लागू होगा। ऐसा नहीं कि चीनी नागरिक है, चीन में बैठ के कर रहा है तो नहीं होगा, उसके ऊपर भी होगा। अपवाद ये है कि वसीयत हो गया, ट्रस्ट हो गया, मुख्तारनामा हो गया, चल संपत्ति के बिक्री के अनुबंध, इन पे लागू नहीं होगा। कुछ परिभाषाएं, जैसे एक डिजिटल सिग्नेचर तो पिछले बार आ ही गया था। इंटरमीडियरी क्या है? इंटरनेट का डाकिया है जो स्वयं कंटेंट नहीं बनाता बल्कि केवल उसको प्रसारित करता है। जैसे अभी मैं आपको बताया, जैसे गूगल है, फेसबुक है, फेसबुक में कोई पोस्ट कर दिया, फेसबुक खुद थोड़ी कंटेंट बनाता है, वीडियो डाले। यूट्यूब है, अमेज़न है, एयरटेल है, जो भी है, ये क्या है? केवल एक बिचौलिए हैं, डाकिया हैं। कंप्यूटर संसाधन, कंप्यूटर संसाधन में केवल आप लैपटॉप कंप्यूटर नहीं बल्कि पूरा जो नेटवर्क है, डेटा है, सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस है, सब आएगा। उत्पन्नकर्ता कौन होगा? जो डिजिटल संदेश को उत्पन्न करके भेजता है वो उत्पन्न करता है। प्राप्तकर्ता जो वह व्यक्ति जिसे संदेश भेजने का मुख्य इरादा था वो प्राप्त करता है। जैसे व्हाट्सएप में मैं भेजा तो मैं उत्पन्न करता हूँ और एड्रेसी जिसको मैं भेजा वो है। साइबर सुरक्षा मतलब है कि सूचना को अनऑथराइज्ड एक्सेस या नुकसान से सुरक्षित करना साइबर सुरक्षा है। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? यदि किसी नियम या कानून के तहत कोई दस्तावेज लिखित या हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर उस आवश्यकता को पूरा करते हैं। अब एक पेन ड्राइव टाइप का रहता है, आप उसको लगाए, अपना साइन कर दिया, ऐसा रहता है। इसमें 2 की रहते हैं, वही अब लोग नहीं लिखे ना पिछले बार। एक होता है प्राइवेट की, जो संदेश भेजने वाले द्वारा दस्तावेज को डिजिटल रूप से साइन या सील करने के लिए गुप्त रूप से रखते हैं, और एक पब्लिक की रहता है जो संदेश प्राप्त करने वाले
उसको वेरीफाई करते हैं, ये सभी को दे देते हैं। तो ये पिछले बार आ ही चुका है डिजिटल हस्ताक्षर, अब क्या आएगा। एक ई अनुबंध है, ई कॉमर्स और ऑनलाइन अनुबंधों को कानूनी मान्यता देता है, जिससे पूरा डिजिटल व्यापार तंत्र संचालित हो रहा है। तो जैसे आपका अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, इनका भी तो कोई अनुबंध होता होगा, उसकी बात है। और ई गवर्नेंस की भी बात है, जिससे सरकारी विभागों में पैन आवेदन कर सकते हो, आयकर, आपको इनकम टैक्स भरना है, अब आप ऑनलाइन भर सकते हो। तो जो भी अब ऑनलाइन हो रहा है वो आईटी एक्ट में, पहले तो ऑनलाइन कुछ था ही नहीं। इसके प्रमुख स्तंभ क्या हैं, तो एक सीसीए है, इसको बोलते हैं प्रमाणीकरण अधिकारियों का नियंत्रक। ये क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी जो ये सुनिश्चित करता है कि डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने वाली कंपनियां पूरी ईमानदारी और नियमों के साथ काम करें। तो सीसीए जो है, सीसीए मतलब होता है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, मतलब जो भी कंपनियां डिजिटल साइन जारी कर रही हैं वो ईमानदारी से करें, किसी को भी किसी का दे दिए तो वो दिक्कत है ना। दूसरा एक सर्ट इन है, ये भी इसी के तहत धारा 70B में आया। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये क्या है कि जैसे मान लो कोई चीन साइबर अटैक कर दिया हमारे ऊपर, तो हमारा कोई हैक कर लिया, तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर एजेंसी जो अलर्ट जारी करती है, आपात स्थितियों को संभालती है, आपको तुरंत अलर्ट आ जाएगा कि भाई चीन से साइबर अटैक आ रहा है। मतलब समझ में आ रहा है ना, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कि कुछ भी अगर हो रहा है तो वो उसको और अलर्ट जारी करेगी, साइबर सुरक्षा करेगी, हमारी हैकिंग को रोकेगी। और एक है NCIIPC, NCIIPC, ये सूचना अवसंरचना का वो है, क्या बोलेंगे आपका, तो फुल फॉर्म इसका होता है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। तो जो भी आपकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है ना, जैसे आपका पावर ग्रिड है, बैंकिंग नेटवर्क है, अगर ये टूट गया, आप वेब सीरीज़ में भी देखे होंगे, तो देश तो पंगु हो जाएगा। तो उसको अवसंरचना का संरक्षण करता है। तो ये 3 संस्थाएं ध्यान रखना कि ये तीनों ना बनी हैं। पहला क्या है, पहला आपका CCA, दूसरा है सर्टिन और तीसरा है NCIIPC। अब उसके बाद ना सीधा सीधा वो है कि कौन सा अपराध है, किस में क्या है, तो जो जो याद रहे वो ध्यान रखना, ठीक है। तो ठीक है, पहला दीवानी दंड होता है, सिविल पेनल्टी, मतलब इसमें जनरली मुआवजा लिया जाता है। जैसे धारा 43 हैकिंग के लिए, हैकिंग मतलब होता है कोई व्यक्ति बिना अनुमति किसी कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश करता है। हैकिंग मतलब कि भाई मेरा कंप्यूटर है, वो हैक कर लिया उसको, मेरी बिना अनुमति के मेरा डाटा डाउनलोड कर लिया, वायरस डाल दिया, तो उसको मुआवजा देना होगा जितना मेरे को नुकसान हुआ। कोई अधिकतम सीमा तय नहीं, मैं बोला 1 करोड़ का नुकसान हुआ तो देना पड़ सकता है। 43 है ना कारपोरेट लापरवाही के बारे में। जैसे मान लो मैं ट्रू कॉलर को अपना डाटा दिया, ट्रू कॉलर लीक कर दिया, टेलीग्राम को मैं अपना डाटा दिया, टेलीग्राम लीक कर दिया, तो कोई कंपनी सुरक्षा में ढिलाई के कारण किसी उपयोगकर्ता की संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा जैसे बैंक पासवर्ड, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, इसकी रक्षा करने में विफल रहती है तो उसको मुआवजा देना होगा। ये भी एक बड़ी चीज़ है इस एक्ट में। अगला क्या है, फिर ये धारा जो आपको याद रहे वो इधर रखना, धारा 65 है सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करना। जनरली ना 3 साल की सज़ा है क्रिमिनल वाले में, कुछ में है ज़्यादा, जैसे आतंकवाद टाइप की। फिर 66 है बेईमानी पूर्ण कृत्य करना। और आप वो मत बोलना कि 66 कई है, 66 A B C D कई ठो है। 66C है आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब मेरा डिजिटल सिग्नेचर है, कोई चोरी करके यूज़ कर लिया तो वो भी तो दिक्कत है ना, तो वो 66C में है। 66D में है किसी व्यक्ति का रूप धारण करके धोखा देना। आजकल होता है ना कि हम CBI से हैं करके वो अरेस्ट कर लेते हैं। 66E है किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी अंगों की तस्वीरें खींचना। 66F बड़ी चीज़ है जो साइबर आतंकवाद है, और अभी तक देखो सब में 3 साल की सज़ा है। 66F में आजीवन कारावास है, एकता अखंडता संप्रभुता को खतरे में डालना। 67 अश्लीलता की बात है, आप साझा कर रहे अश्लील सामग्री। 67A पोर्नोग्राफी के बारे में, इसमें भी 5 साल की सज़ा है। 67B जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसमें 5 साल की सज़ा है। तो सब में 3 साल है, उसके अलावा आतंकवाद में आजीवन है और पोर्नोग्राफी में 5 साल है। ये कुछ वाद हैं, नाम याद रखो, बहुत मत जाओ। एक तो श्रेया सिंघल वाला केस हुआ था, 66A है आपत्तिजनक संदेश भेजने पर सज़ा वाली चीज़ है, उसको ख़त्म कर दिया सर्वोच्च न्यायालय। बोला भाई इसमें क्या है कि जैसे मैं
फेसबुक में कुछ लिखा, कोई लाइक कर दिया, दोनों गिरफ्तार कर लिए। तो बोले ऐसा नहीं है ना, तो लिखना तो आपकी आज़ादी है। फिर गूगल बनाम विशाखा इंडस्ट्रीज़ का केस है, फिर एक ब्लॉकिंग की शक्ति है। मतलब एक है इंटरसेप्शन, मतलब सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपकी कॉल सुन सकता है। ऐसा मत सोचना कि तुम बात कर रहे धीरे धीरे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। और एक है ब्लॉकिंग 69 है, जिसमें है कि कोई डिजिटल सामग्री, जैसे अभी टिकटॉक बैन कर दिए थे ना हम लोग, तो वो बैन किया जा सकता है। 79 सेफ हार्बर अधिनियम है, ये सोशल मीडिया और इंटरनेट मध्यवर्तियों को उपयोग पोस्ट की गई किसी भी अवैध सामग्री के लिए सीधे जिम्मेदार होने से बचाता है। इसमें वही है कि जैसे यूट्यूब है उसको अगर सरकार बोली कि तुम ये सामग्री हटाओ, तो उसको 2 घंटे के अंदर उसको हटाना है। अगर वो नहीं हटाया तो फिर वो जिम्मेदार है, हटा दिया तो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो एक एक थोड़ी चेक करते रहेगा कि कौन क्या डाल रहा है, क्या बोल रहा है। फिर जांच का स्तर क्या होगा? साइबर अपराधों की जांच इंस्पेक्टर रैंक के नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं करेगा, मतलब बड़ा पुलिस अधिकारी करेगा। फिर जुर्माने दावे का निपटारा आईटी सचिव स्तर का एक न्याय निर्णय अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। अपील की प्रक्रिया 45 दिन के भीतर की जाएगी। फिर हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। आलोचना क्या है? एक तो व्यापक डाटा निजता का अभाव है। मतलब एक क्या होता है, हमारा पूरा डाटा तो अमेरिका में है ना, फेसबुक व्हाट्सअप सब तो होना चाहिए ना कि जैसे भारत में डाटा स्टोर करें। दूसरा पुराना हो गया अब भाई, अब तो डीप फेक आ गया, अब तो नए नए डिजिटल धोखाधड़ी आ गया, ब्लॉकचेन आ गया, डार्क वेब आ गया। हर 4 साल में डिजिटल दुनिया बदल रही। कानून तो 2000 का है। फिर कन्विक्शन रेट भी कम है क्योंकि डिजिटल साध्य अस्थिर हैं तो वो भी नहीं होता। सज़ा भी कम लोगों को हो पाती है। राह क्या है? पहला तो डिजिटल इंडिया अधिनियम, हमको ना नया एक्ट लाना पड़ेगा जो अभी के हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी हो। फिर क्षमता निर्माण करना पड़ेगा, फॉरेंसिक विशेषज्ञों, साइबर अपराध सेल हो, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना पड़ेगा। ये आगे गिरा है। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, RTI 2005। अब RTI आपको सीधा सीधा पता है, ये तो अच्छे से पढ़े भी होंगे। सूचना का अधिकार मतलब भाई जो भी सूचना है वो आपको पता रहना चाहिए। दार्शनिक अधिकार तो यही है कि जनता मालिक है, जनता के जानने का हक है। पहले सब सीक्रेट था ना, तो अब है कि पारदर्शी हो। संवैधानिक अधिकार आधार भी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राजनारायण बनाम यूपी में ये कहा गया कि वाक और स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता है 19(1) में, उसके अंतर्गत जानने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। फिर स्वीडन दुनिया का पहला देश बना जिसने ये अधिकार बनाया कि सूचना की स्वतंत्रता हो। फिर आपका राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये भी आंदोलन किए इसके लिए। फिर सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 बना। 2005 में RTI अधिनियम आया। तो अभी ये पूरे भारत में RTI एक्ट का पूरे भारत में विस्तार है। अगला है भूतलक्षी प्रभाव, मतलब अधिनियम पूरी तरह से भूतलक्षी सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा रखे गए सभी रिकॉर्ड पर लागू होता है। अब ये थोड़ी बोल सकते हो कि कोई पूछा बोले ये रिकॉर्ड तो 2004 का है और एक तो 2005 में आया तो हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, पुराने चीज़ भी देना पड़ेगा। अगला है ओवर राइडिंग पावर की शासकीय गुप्त बात अधिनियम पहले एक था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो इसमें यह था कि जो भी ऑफिस की चीज़ है सब सीक्रेट है, तो उसको हटा दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि सीक्रेट है तो नहीं दे सकते। उद्देश्य आपको पता है, पहला उद्देश्य पारदर्शिता है कि भाई सब चीज़ पारदर्शी हो। दूसरा जवाबदेही है। तीसरा भ्रष्टाचार उन्मूलन है। और चौथा नागरिक सशक्त हो। अब परिभाषाएं या धाराएं क्या हैं? तो परिभाषा सब धारा 2 में ही रहेंगी। सूचना की परिभाषा है। सूचना क्या है? किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री जैसे रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, ठेके, नमूने, मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक डेटा। तो ये ध्यान रखना, 2-4 तो याद ही रखना कि दस्तावेज, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, जो फाइल नोटिंग है ना, वो भी हिस्सा है सूचना के अधिकार का। फिर एक है पब्लिक अथॉरिटी। क्या है पब्लिक अथॉरिटी? मतलब लोक प्राधिकरण क्या है जो सूचना देंगे? तो जो संविधान द्वारा निर्मित है, पहली चीज़। दूसरा संसद या विधानसभा के कानून द्वारा निर्मित है, या सरकार की अधिसूचना या आदेश द्वारा निर्मित है, वो सब लोक प्राधिकरण है। और सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित NGO भी शामिल है। ऐसा NGO जो सरकार से पैसा ले रहा है
तो उसको भी सूचना देना पड़ेगा ना। अगला है सक्षम प्राधिकारी कौन है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है। पब्लिक अथॉरिटी मतलब जो संविधान से बना है, संसद से बना है, सरकार के कानून या आदेश से बना है। कॉम्पिटेंट मतलब अपने अधिकार क्षेत्र में नियम बनाने की शक्ति रखने वाला पदाधिकारी। जैसे मान लो कोई लोकसभा अध्यक्ष है, अब वो कॉम्पिटेंट है लोकसभा के अंदर। लोकसभा अध्यक्ष न्यायालय में कानून नहीं बनाएगा, तो जो जहाँ पे कॉम्पिटेंट है वो अधिकारी, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब सक्षम प्राधिकारी है। और एक है प्रोएक्टिव डिस्क्लोज़र, ये सबसे अच्छी चीज़ है जो धारा 4 में है। ये बोलता है कि यार सूचना का अधिकार इसलिए है ना कि तुम्हारी सूचना गुप्त है, तुम सब चीज़ खुद से दे दो ना। मतलब सरकारी विभाग सब अपनी वेबसाइट में डाल दें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर कोई मांगेगा क्यों, जो है सब वेबसाइट में डला है। जैसे मान लो पहले सूचना का अधिकार लगता कि पीएससी में किसको कितना नंबर मिला, पीएससी पूरी मार्कशीट डाल देता है। अब सूचना का अधिकार की बात ही ख़त्म, सबको पता लग गया कि किसको क्या मिल रहा है। तो उसी को बोलते हैं कि जो स्वप्रेरणा से प्रगटीकरण, खुद से डिस्क्लोज़र कर दो सब। अगली चीज़ है आवेदन प्रक्रिया क्या होगी और लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्य क्या होंगे। तो आवेदन का माध्यम आप लिखित कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हो, हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भाषा में कर सकते हो। अगली चीज़ है कारण बताने की ज़रूरत नहीं है आरटीआई में। ये नहीं कि मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, ये कोई ज़रूरत नहीं है। एक ये भी मज़ेदार चीज़ है कि जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा, हर ऑफिस में एक पीआईओ होगा, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जो सूचना देने का काम करेगा। उसका ये कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति आया और उससे लिखते नहीं बनता, तो उसका कर्तव्य है कि वो उसको लिख के खुद सूचना लिखे उसके बारे में, उसका खुद आरटीआई आवेदन लगाए। कोई विकलांग है, नेत्रहीन है, तो उसको आवेदन लिखने में, रिकॉर्ड निरीक्षण करने में उसको सहायता देना है। इसके अलावा फिर आवेदन का हस्तांतरण है। यदि आवेदन किसी गलत विभाग में जमा हो गया तो पीआईओ का ये दायित्व है कि 5 दिनों के अंदर सही विभाग को स्थानांतरित करे। जैसे मान लो मेरे को सूचना चाहिए शिक्षा विभाग की, मैं स्वास्थ्य में दे आया, स्वास्थ्य वाला 5 दिन के अंदर शिक्षा में भेजेगा। और आंशिक प्रकटीकरण मतलब है कि यदि किसी रिकॉर्ड में ऐसी जानकारी शामिल है जिसे छूट प्राप्त है, तो ऐसी भी है जिसे प्रकट किया जा सकता है। मान लो कोई जानकारी है, ऐसी जानकारी है, इसमें ये जानकारी जिसको दे सकते हैं और ये जानकारी जिसको नहीं दे सकते, तो जो दे सकते हैं उसको दे दो, सीधी सी बात है। फिर एक डीम्ड पीआईओ है कि एक पीआईओ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है। मतलब डीम्ड मतलब मान लो मैं पीआईओ हूँ, मेरे को अच्छे से अकेले काम करने में दिक्कत हो रही तो और एक आदमी चाहिए, तो मैं डीम्ड पीआईओ ले सकता हूँ जो मेरी सहायता करेगा। अब समय सीमा और निपटारा धारा 7 में है। सामान्य मामले में 30 दिन के अंदर मतलब 1 महीने में आपको सूचना देना है। सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से 35 दिन, मतलब वो 5 दिन फॉरवर्डिंग का होगा ना, कि मान लो दूसरी जगह चल दिया तो 5 दिन उसका और 30 दिन में देना है। लेकिन अगर आपके जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है तो वो अनिवार्य है, उसमें 48 घंटे के अंदर सूचना देना है। और अगर थर्ड पार्टी हेड से जुड़ा मामला है तो 40 दिन, तीसरे पक्ष को पक्ष रखने का अवसर। मान लो कोई ऑफिस है, अब इसमें कोई आरटीआई लगाया जो उस ऑफिस के किसी कर्मचारी के बारे में है, तो थर्ड पार्टी हो गया, तो उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारी सूचना दें कि नहीं, इसलिए वो 40 दिन का रहता है। तीसरे पक्ष से संबंधित है तो पीआईओ को आवेदन के 5 दिन के भीतर लिखित नोटिस देना पड़ेगा। 10 दिन के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज कराने का समय करता है। आपत्ति करने से सूचना छुपाई नहीं जा सकती। उसको जनहित और निजता के बीच एक संतुलन बनाना है कि अगर कोई सूचना है जो जनहित से रिलेटेड है तो उसको देना है, लेकिन कोई पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी सूचना नहीं है, इसे फालतू परेशान करने के लिए, तो नहीं देना है। सीधी सी बात है, ये सूचना का आपका अधिकार है। फिर है कि डीम्ड रिफ्यूज़ल, यदि पीआईओ निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय देने में विफल रहता है तो कानूनन सूचना देने से इनकार माना जाएगा और आवेदक सीधे आगे अपील कर सकता है। निःशुल्क सूचना मतलब है जो बीपीएल है उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और तय समय सीमा के भीतर सूचना देने में विफल रहता है तो फिर तो मुफ्त दिया जाएगा। मान लो 30 दिन के अंदर सूचना देना था, तुम 30 दिन में नहीं दिए तो अब मुफ्त देना पड़ेगा। और अगर तुम आवेदन निरस्त किए तो तुमको स्पष्ट कारण देना पड़ेगा, वो भी लिखित में। फिर ऊपर तुम बताओगे कि इतने दिन में आप अपील कर सकते हो और इसके पास अपील कर सकते हो, ये बताना पड़ेगा। ये कई बार पूछा है कि सूचना के प्रगटीकरण से छूट कहाँ कहाँ है, तो मेन तो धारा 8 है जो बताती है कि इसमें छूट है।
पहला धारा 8(1) के अंतर्गत छूट है। पहला, भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, सामरिक हितों, विदेशी राज्यों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल अगर प्रभाव डलता है तो हम सूचना देने से मना कर सकते हैं। दूसरा अदालत वाला है, अदालत या न्यायाधिकरणों द्वारा प्रतिबंधित सूचना जो अदालत की अवमानना करे वो भी हम रोक सकते हैं। तीसरा जो बोला जाता है, संसद या राज्य विधायिका के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है तो रोक सकते हैं। पहला भारत देश का, दूसरा न्यायालय का, तीसरा संसद का। चौथा है जो व्यावसायिक गोपनीयता वाली चीज़ है, व्यापार रहस्य है, बौद्धिक संपदा है। कोई सूचना का अधिकार लगाया कि बताओ कोविड की दवाई कैसे बनती है, तो वो फिर कैसे बता सकते हैं। फिर है वैश्वासिक संबंध, जैसे डॉक्टर मरीज, वकील क्लाइंट। अब डॉक्टर मरीज मनोचिकित्सक है, वो कई चीज़ें जानता है मरीज की, अब वो सब थोड़ी बता सकता है। जैसे अभी वो केस हो रहा है भोपाल वाला, तो मनोचिकित्सक बोला ना कि मैं सूचना साझा नहीं कर सकता क्योंकि वो फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप है। इसके अलावा कैबिनेट का जो विचार विमर्श का कागजात है, इसके अलावा व्यक्तिगत जानकारी जिसका सार्वजनिक चीज़ों से कोई संबंध ना हो वो भी नहीं दे सकते। तो धारा 8 में यही प्रतिबंध है। फिर धारा 9 में कॉपीराइट है, यदि सूचना से राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन होता है तो आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। फिर पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड, शासकीय गुप्त बात अधिनियम में धारा 8 की छूटों के बावजूद यदि सूचना के प्रकटीकरण से होने वाला जनहित संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान से अधिक है तो सूचना का प्रकटीकरण किया जा सकता है। मेन है कि सूचना का प्रकटीकरण इसलिए करना है कि जनहित हो। अब जनहित अगर ज़्यादा है तो आप सूचना दे सकते हैं। फिर है वर्जित संगठन, देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां जैसे रॉ है, आईबी है, बीएसएफ है, ये सब भी सूचना के अधिनियम से बाहर हैं। लेकिन इन एजेंसियों को भी भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों की सूचनाएं देनी होगी। तो ये है कि अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो फिर सूचना देना होगा, ऐसा नहीं कि बच जाओगे। अपीली ढांचा क्या है? पहले तो पीआईओ देखेगा, फिर पहली अपील होगी उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पास। ये 30 से 45 दिन के भीतर की जानी चाहिए। मान लो कोई पीआईओ है तो वहीं का जो एचओडी होगा, वहाँ का जो प्रिंसिपल होगा, जो हेड अधिकारी होगा, उसके पास जाएगी। और द्वितीय अपील अगर वहाँ भी संतुष्ट नहीं हो रहे तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के पास की जाएगी। अब सूचना आयोग क्या है? तो धारा 12 से 17 तक है। एक केंद्रीय सूचना आयोग है, राज्य स्तर पे सूचना आयोग है। एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 सूचना आयुक्त होंगे। इसमें जो समिति केंद्रीय आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और राज्य आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पे की जाती है। देखो यहाँ 3 लोग हैं ना, वही मैं बोला मानवाधिकार में, इसीलिए इतने हो गए थे। प्रधानमंत्री, लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री डिसाइड करे। यहाँ मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, मतलब एक पीएम होगा। उसके बाद फिर तो इसमें पीएम होगा, लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा और एक कैबिनेट मंत्री होगा। इसमें ज़रूरी नहीं कोई भी मंत्री हो सकता है जो पीएम चाहे। और राज्य में सीएम होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा और एक कोई कैबिनेट मंत्री होगा। शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो आयोग को स्वतंत्रता प्राप्त है। शिकायतों की जांच के दौरान दीवानी न्यायालय की शक्ति है। दीवानी क्या है? समन जारी करना, शपथ पत्र पे साक्ष्य लेना, सार्वजनिक रिकॉर्ड मांगना, ये सब है। निगरानी क्या है? धारा 25 में है कि आयोग को प्रतिवर्ष अधिनियम के कार्यान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट सरकार को भेजनी होती है, जिसे संसद या राज्य विधायिका के पटल पर रखा जाता है। दंड के प्रावधान है। यदि आयोग को लगता है कि पीआईओ बिना किसी उचित कारण के आवेदन लेने से इनकार किया है, क्या क्या कर सकता है पीआईओ? पहला, आवेदन लेने से ही मना कर दे कि मैं नहीं लूँगा। दूसरा, सूचना देने से रोक दे। तीसरा, गलत सूचना दे दे। चौथा, रिकॉर्ड नष्ट कर दे। क्या क्या? आवेदन लेने से इनकार कर दे, सूचना रोक दे, सूचना गलत दे दे या रिकॉर्ड नष्ट कर दे तो उस पर दंड लगा सकते हैं। 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 तक जुर्माना हो सकता है। और लगातार अगर वो गलत काम कर रहा है तो आयोग लोक सेवक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकता है। हालिया संशोधन क्या हुए हैं? तो 2019 में संशोधन हुआ, जिसमें सूचना आयुक्तों का कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तें तय करने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई। ये मतलब पहले सब डिसाइड था कि 5 साल रहेंगे, ये है वो है। अब केंद्र सरकार के हिसाब से रहेगा, तो इसीलिए विवाद भी हुआ कि भाई ये तो स्वायत्तता पे दिक्कत है। फिर डीपीडीपी अधिनियम आया
कि धारा 8(1)(j) में संशोधन करके व्यक्तिगत जानकारी देने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया। लोक सेवकों की जवाबदेही सीमित होने की आशंका है कि व्यक्तिगत जानकारी नहीं दे सकते। ठीक है। प्रमुख चुनौती क्या है? एक तो प्रशासनिक सुस्ती है कि भाई एक तो आयोग में रिक्ति है, प्रमुख की कमी है, तो लंबित है मामले। फिर कमज़ोर प्रवर्तन है, केवल 2% मामलों में पीआईओ पे जुर्माना लगता है, रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा जागरूकता नहीं है, सुरक्षा नहीं है। जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ हिंसा हो जाती है। सेकंड, एआरसी ने भी अभी सिफारिश की, पहला तो रिकॉर्ड डिजिटल हो डिजिटल हो तो फिर सबको अपने आप मिल जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम हो कि एक ही जगह आप सब आवेदन कर सको। फिर मानसिकता में बदलाव के लिए प्रशिक्षण होना चाहिए कि भाई खुद ये चाहे ना अधिकारी कि हम देना चाहते हैं, जन जागरूकता हो। मेन क्या है कि डिवाइड है एक आरटीआई में, ग्रामीण क्षेत्रों में कम जागरूकता है शहर की तुलना में, महिलाओं में कम है पुरुषों की तुलना में। तो ये चीज़ें हैं। जो हाशिए में खड़े लोग हैं उनमें कम जागरूकता है, जो हाशिए में लोग हैं जैसे एसटी एससी वो कम आरटीआई लगाते हैं। तो ये भी एक आरटीआई अधिनियम का वो है। फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। लंबा हो जा रहा है यार, वीडियो जल्दी जल्दी बनाना था। तो सबसे पहले एक अनुच्छेद 253 है जो ट्रीटी से रिलेटेड है। ये संविधान का अनुच्छेद है जो है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम है ना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, उसको लागू करने के लिए देश में कानून बना सकती है संसद। तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, आपको पता है। उसको भारत में प्रभावी करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए एक माहौल बना कि भाई भारत में एक पर्यावरण कानून बने। भारत वाले कहाँ मानते हैं। लेकिन क्या हुआ, दिसंबर 84 में भोपाल ट्रेजेडी हो गई, मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गया। तो फिर एक माहौल बना कि यार पर्यावरण के लिए तो कोई कानून ही नहीं है, औद्योगिक दुर्घटनाओं के लिए, खतरनाक रसायनों के लिए। तो फिर ये कानून आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसे एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं। अम्ब्रेला इसलिए बोलते हैं जैसे छाता होता है ना, छाता ऐसे बना देता हूँ, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। तो इसके अंदर सब कुछ है, जैसे जल के लिए भी है, वायु के लिए भी है, सब के लिए कानून इसी के अंदर आ जाता है, इसलिए अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं। अब कुल अध्याय 4 हैं, 26 धाराएं हैं, पूरे भारत पे लागू है। पहले पर्यावरण की परिभाषा। अब देखो यही मैं बोल रहा हूँ, इसी की परिभाषा लिखना, खुद से लिखोगे पर्यावरण मतलब परिधन आवरण तो नहीं मिलना नंबर। पर्यावरण क्या है? इसके अंतर्गत जल, वायु, भूमि और इनके बीच का अंतः संबंध। जल, वायु, भूमि और इनके बीच का अंतः संबंध शामिल है जो मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के साथ मौजूद है। पहला ये पर्यावरण हो गया। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषक। कोई भी ठोस, तरल या गैसीकृत पदार्थ। प्रदूषक क्या है? ठोस, द्रव या गैस जो ऐसी सांद्रता में उपस्थित हो जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, प्रदूषक है। ठोस, द्रव या गैस जो ऐसे सांद्रता में उपस्थित हो जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? पर्यावरण में किसी भी पर्यावरण प्रदूषक की उपस्थिति। अगर प्रदूषक आ गया तो प्रदूषण है। फिर संकटमय पदार्थ क्या है? कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपने रासायनिक या भौतिक गुणों के कारण मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचा सके, वो कहलाएगा प्रदूषक। वो कहलाएगा हैजार्डस सब्सटेंस। प्रदूषक ठोस, द्रव या गैस जो ऐसी सांद्रता में हो जो हानिकारक हो, प्रदूषण। पर्यावरण में जब प्रदूषक आएगा तो प्रदूषण हो जाएगा, और हैजार्डस ये हो गया। शक्तियाँ क्या क्या हैं? अध्याय 2 में है। केंद्र सरकार की सामान्य शक्तियाँ क्या हैं? धारा 3 में सुरक्षा और सुधार के उपाय। केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा करने, विभिन्न राज्य सरकारों और सीपीसीबी के कार्यों को समन्वय करने और मानक निर्धारित करने की शक्ति। मैं एक बताया था ना, वो तो याद ही होगा आप लोग को, कार में जीपीएस। कुछ चीज़ें इसमें भी आ जाती हैं, वो यूज़ हो जाती हैं। मेन तो पेपर 7 पार्ट 3 के लिए वो। तो केंद्र सरकार क्या करेगा? गुणवत्ता की रक्षा करेगा, राज्य सरकारों को के बीच समन्वय करेगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसमें समन्वय करेगा, और मानक निर्धारित करेगा। और इसी के लिए प्राधिकरणों के गठन की शक्ति, जैसे ग्राउंड वाटर के लिए बनाया, EIA बनाया। इसके अलावा केंद्र सरकार अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा निर्देश देने की सर्वोच्च शक्ति। केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरणों को लिखित निर्देश जारी करने की सर्वोच्च शक्ति है। मतलब निर्देश दे सकता है, जैसे वो उद्योगों को बंद करो, प्रतिबंधित करो, बिजली पानी आवश्यकताओं की आपूर्ति रोको,
ये उद्योग ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये प्रदूषण कर रहा है, इसका ये रोक दो, इस टाइप का काम कर सकता है। और धारा 6 में है नियम बनाने की शक्ति, मतलब प्रदूषक तत्वों की अधिकतम अनुनय सीमा और खतरनाक पदार्थों को संभालने की प्रक्रिया तय करने का नियम है। ये केंद्र सरकार के काम है। पहला क्या है, सुरक्षा और सुधार के उपाय करना, समन्वय करना, अधिकारियों की नियुक्ति करना, निर्देश देना और नियम बनाना। फिर है पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन। कोई भी व्यक्ति या उद्योग निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निकास नहीं करेगा। सीधी सी बात है, अगर मानक है कि इससे ज़्यादा नहीं करना है तो कोई भी व्यक्ति या उद्योग नहीं करेगा। खतरनाक पदार्थों को केवल निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत ही संभाला जाएगा। कोई पदार्थ है तो जैसा उसको संभालना है वैसा किया जाएगा। यदि किसी दुर्घटना के कारण निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण होता है या होने की आशंका होती है तो व्यक्ति तुरंत सरकारी अधिकारियों को सूचित करने के लिए बाध्य है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो ऊपर सूचना करो। प्राधिकृत अधिकारियों को किसी भी औद्योगिक परिसर में प्रवेश करने, निरीक्षण करने, तलाशी करने का पूर्ण अधिकार है। ये भी एक चीज़ है कि जो अधिकारी हैं वो जाके जांच करेंगे ना सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, और जांच करके फिर वहाँ नमूना ले सकते हैं हवा का, पानी का, मिट्टी का, जो आगे साक्ष्य बनेंगे। और पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना, मान्यता तथा सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति का प्रावधान है। वहाँ तो इसकी चेकिंग होगी, तो ये सब होगा। अब दंड की बात है। नियमों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों लग सकता है। अपराध जारी रहने पर 5,000 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना होगा। और दोष सिद्धि की तारीख से 1 वर्ष से अधिक समय तक जारी रखता है तो जेल की अवधि 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अगली चीज़ है कंपनियों द्वारा अपराध। तो अपराध होने पर कंपनी का जो प्रभारी निर्देशक है, मैनेजर है, उसको दोषी माना जाएगा। जब तक उसको ये साबित ना कर दे कि मेरी जानकारी के बिना अपराध हुआ, तो सीधा सीधा उसी को पकड़ा जाएगा। सरकारी विभागों द्वारा जो अपराध है, यदि अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है तो विभाग का एचओडी दोषी माना जाएगा। नहीं तो पहले ना हर कोई बच जाता था कि हमको तो पता ही नहीं। कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगी जब तक कि शिकायत केंद्र सरकार द्वारा की गई हो या किसी आम नागरिक द्वारा 60 दिनों का पूर्व नोटिस देने के बाद की गई हो, तो अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा। और किसी भी दीवानी अदालत को केंद्र सरकार या इस अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही के खिलाफ मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। दीवानी अदालत मुकदमा नहीं सुनेगी। इसके अंतर्गत नियम कौन कौन से हैं? हवा, पानी, ध्वनि प्रदूषण के मानक तय करते हैं। खतरनाक अपशिष्ट अधिनियम, प्लास्टिक अपशिष्ट अधिनियम, ठोस अपशिष्ट अधिनियम, ई कचरा नियम, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन जो है वो भी इसी का है कि उद्योग, बांध, राजमार्ग शुरू करने से पहले पर्यावरण अनुमति लेना पड़ेगा। जैसे मान लो आप एक जंगल है, वहाँ रोड बनाना चाहते हो तो पहले आप आकलन करोगे कि भाई इससे पर्यावरण को नुकसान तो नहीं है। फिर एक CRZ है कि तटीय क्षेत्रों में अगर आपको गतिविधि करना है समुद्र के किनारे तो भी आपको पूछना पड़ेगा। फिर एक संस्था है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो GM फसलों से रिलेटेड है। आप सुने होंगे ना, GM मस्टर्ड, ये वो, तो उसको देती है। और एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है जो ग्राउंड वाटर से संबंधित है। तो ये सब इसी अधिनियम के अंतर्गत है। अगर हम देखें ताकत, तो सबसे मेन चीज़ तो है इसका स्ट्रेंथ की एकीकृत है। वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि प्रदूषण सबको एक साथ देखता है। और धारा 5 सरकार को बिना लंबी अदालती प्रक्रिया के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को तुरंत बंद करने, बिजली पानी आपूर्ति की रोकने की अनुमति देता है। नहीं तो पहले क्या था कि सरकार कुछ की वो अदालत चल दी है, तो वो सब रोकने की बात है। चुनौतियाँ ये हैं कि पहला केंद्रीकरण है। केंद्र सरकार के पास बहुत सारी शक्तियाँ पंचायतों के पास नहीं है। आर्थिक दंड बहुत कम है, 1 लाख अधिकतम जुर्माना है। बड़े उद्योग के लिए क्या है, वो तो दे दो बोलते हैं। और आम नागरिकों को अदालत जाने से पहले 60 दिनों का नोटिस देना पड़ता है, जो भी दिक्कत है कि भाई कोई आपदा हो सकती है, अब मेरे को बताना है 60 दिन का नोटिस दो, ये भी गलत बात है ना। तो ये पर्यावरण अधिनियम है। अब अपना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बाकी अधिनियम है, वो एक एक करके पढ़ते हैं। ये वीडियो ने तो बड़ा हो जाएगा। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चाहते हो तो बता देना कमेंट में कि हाँ सेकंड वीडियो लाओ, नहीं तो आप लोग बढ़िया से PDF से खुद ही पढ़ लेना। और जो मेंस नहीं दिलाने वाले उनके लिए अच्छे से एक 3-4 एक्ट तो चैनल में है, वो अपन पढ़ा चुके हैं, और सभी एक्ट को एक एक करके पढ़ा देंगे। आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। 887888000708 में मैसेज कर देना व्हाट्सएप, तो उसमें जुड़ लेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और ये PDF, बाकी PDF भी टेलीग्राम चैनल में है।